करेंगे। बड़ा अजीब लगा मुझे ये परिचय देते हुए कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री 30 जून 2022 राजभवन पहुंचते हैं पत्रकार। 2 कुर्सियां दिखती हैं, एक माननीय राज्यपाल महोदय की और एक उन एकनाथ शिंदे की जो सूरत और गुवाहाटी का देशाटन करके वापस आ गए थे। फिर तीसरी कुर्सी लग जाती है और हम लोग ये राजनीति का एक अद्भुत चमत्कार देखते हैं। देवेंद्र भाई, क्या हुआ था? क्योंकि हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ये 30 जून की कहानी बता दीजिए। देखिए, वैसे तो इसके पीछे की और आगे की कहानी अगर बतानी है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक वेब सीरीज़ निकालूंगा। अच्छा। और उसमें एक एक एपिसोड में एक एक कहानी बताऊंगा। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा है, तो एक्चुअली जिस समय ये हम लोगों ने तय किया कि अब शिंदे जी के साथ हम लोग जाएंगे, तो मेरा अपना मानना था कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री हमने बनाना चाहिए। मैंने उनसे बात की, उसके बाद मैंने हमारे वरिष्ठों से भी बात की। हमारे वरिष्ठों को पहले लगता था कि अपने 115 है जी और हम लोग ये निर्णय कैसा करें, लेकिन बाद में हमारे जो हमारे हाईकमांड है उनको भी ये लगा कि नहीं, हम लोगों ने इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, उनके लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले। दूसरा, हम ये भी दिखाना चाहते थे कि भाई हम सत्ता के लालची नहीं है। हम अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई शब्द देते कि भाई आपको बनाएंगे तो हम बनाते। हमने नहीं दिया था इसलिए नहीं बनाया, तो इसलिए हमने निर्णय किया। जब ये निर्णय हुआ उस समय मैंने पार्टी को ये कहा था कि मुझे बाहर रहने दीजिए। हम सत्ता के बाहर मैं रहूँगा, बाकी पार्टी रहेगी, ऐसा नहीं कहा था। और मैंने उसका कारण ये कहा था कि लोगों के मन में मेरी जो प्रतिमा है एक लालची राजनेता के रूप में आएगी कि देखो 5 साल मुख्यमंत्री रहा और अब सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद ले रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं चलाता हूँ सरकार ठीक से, अपने लोग अंदर रहेंगे, मैं बाहर से पूरी मदद करता हूँ, मुझे बाहर रहने दीजिए। तो पहले मुझे पार्टी ने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाहर रहिए। लेकिन उस दिन मुझे पार्टी के वरिष्ठों ने फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया? देखिए, पहले अमित भाई ने किया और बाद में मोदी जी से भी मेरी बात हुई। और उनका कहना यह था कि देखो, एक नेता के रूप में आपके सामने दुविधा हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के नेता आप हो और कोई सरकार बाहर से नहीं चलती। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार चलाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार नहीं चलाती है, सरकार वही चलाते हैं जो अंदर होते हैं। और ये सरकार अगर ठीक से चलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी है, हम सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो हमको इस सरकार को स्टीयर करना होगा और उसके लिए आपका अंदर रहना ज़रूरी है। तो उनके कहने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने हाँ कह दिया। हाँ कहने अपना पक्ष रखा तो था। हाँ, पक्ष तो मैंने रखा था, लेकिन नहीं, मैंने इतना ही कहा कि देखिए, आप जो कहते हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि मैं मूल्यों की राजनीति करता हूँ और मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि ये बहुत लालची आदमी है। ये आपने पीएम से हाँ, बिल्कुल कहा। मैंने कहा ये मुख्यमंत्री रहा और ये मुख्यमंत्री रहा और ये अभी उप मुख्यमंत्री पद। तो पीएम साहब ने मुझे कहा कि देखो, हमारे लिए पार्टी के नेता आप और अपनी पार्टी सरकार है, सरकार में जा रही है, तो आपने वहाँ होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा तो पीएम साहब के साथ आर्ग्यूमेंट का तो कोई सवाल उठता नहीं है। पीएम साहब को अपनी बात कह देते। और मैं आज कह सकता हूँ, देखिए, उस समय मैंने तो पीएम साहब ने कहा, मैंने स्वीकार भी लिया, मैंने बुझे मन से स्वीकार किया। हाँ, थोड़ा मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे लग रहा था कि अपन गलत कर रहे, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन साहब, उसके बाद जिस प्रकार से पीएम साहब ने ट्वीट किया, जिस प्रकार से पार्टी ने उसको एक प्रकार से उठाया, और मैं सच कहता हूँ, देश भर से नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, मुख्यमंत्रियों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि हमको आप पर नाज है, आपने पार्टी के लिए पद स्वीकारा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा अरे ये तो गलत नहीं हुआ है, ये तो अगर इस प्रकार से ये संदेश जा रहा है तो अपने को जो लगता था ऐसा संदेशा नहीं जा रहा है। और उसके बाद फिर मैंने पलट कर नहीं देखा, मैं सरकार में काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से कर रहा हूँ।
तारीखों की बात कर रहे हैं तो 20 नवंबर 2019 की तारीख की भी बात करते हैं, जब खबर आई कि एनसीपी के नेता, तब एनसीपी एक ही थी जी, अब आप लोगों की बदौलत दो हो गई हैं, शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आपको दिल्ली से क्या ब्रीफ आया इस मीटिंग के बारे में, या आपके अच्छे दोस्त अजित पवार ने आपको 20 नवंबर की शाम को क्या बताया? देखिए, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। हम लोग चुनकर आए, चुनकर आने के बाद उद्धव जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे से बातचीत बंद कर दी और कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की। व्हेन यू से बातचीत बंद कर दी, तब जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद क्या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की कर्टसी कॉल भी नहीं हुई एक दूसरे को बधाई देते हुए? देखिए, जैसे नतीजे आना शुरू हुए 24 अक्टूबर, तो मैंने 4 बजे उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बधाई दी। मैंने कहा, उद्धव जी, हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अलग अलग करेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आप अपनी उसके बाद करिए। तो मैं सीधा कार्यालय पहुँचा और मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं बड़ा अचंभित हो गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई, हमारी 65 सीटें आई है और हमको तो मुख्यमंत्री पद चाहिए जी, और अगर वो नहीं मिलता है तो हमारे सारे रास्ते खुले हैं। उसी समय मेरी अमित भाई से बात हुई, हमारे अध्यक्ष जी से वगैरह सबसे बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि भाई ये स्टेटमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे ये लग रहा था कि इसमें उतनी गंभीरता नहीं है, भाई ये तो अपने साथ है, ठीक है, थोड़े निगोसिएशन वगैरह होगा जो करना है। तो आपको क्या ये लगा कि ज़्यादा मंत्री पद के लिए? हाँ, मेरा अपना मानना था कि शायद हो सकता है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छे पोर्टफोलियो मिले, ज़्यादा मंत्री पद मिले। हमारी भी मानसिकता थी देने की, लेकिन धीरे धीरे ये ध्यान में आया कि उद्धव जी हमको टाल रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि एक नाथ शिंदे जी है या बाकी लोग हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आप उद्धव जी से डायरेक्ट बात कीजिए। तो मैंने उद्धव जी को मैसेज भेजा कि भाई बात करना चाहता हूँ। उनके पीएस ने मुझे मैसेज भेजा कि साहब 11:30 बजे आपसे बात करेंगे। मैंने 11:30 बजे फ़ोन किया, बोले उद्धव जी बिज़ी है। ये रिजल्ट आने के अगले दिन? हाँ, 2 दिन 3 दिन बाद की बात होगी। फिर फ़ोन किया, कहा उद्धव जी बिज़ी है। और फिर उनके यहाँ से एक व्यक्ति जिसने बाद में फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि देखो देवेंद्र जी, आपसे हमारा रिश्ता बन गया है, आपके और हमारे अच्छे संबंध है, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ मैंने बताया मत बोलिए, उद्धव जी आपसे बात नहीं करने वाले हैं। और उद्धव जी ने मेरे से बात ही नहीं की, क्योंकि उनकी बातचीत उधर चल रही थी। इसके चलते जब बातचीत आगे जा रही थी, ऐसे समय कांग्रेस उसमें एक मतलब पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड अटकी हुई थी। कांग्रेस हाईकमांड उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही थी। तो इसलिए ये सारी असमंजस की परिस्थितियाँ थी। वो किसी के थ्रू हमको मैसेज भेजते, लेकिन बात नहीं करते हमारे से। इस बीच एनसीपी से हमको एक खबर आई कि भाई एनसीपी की मानसिकता है कि देश में राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट देनी है, इसलिए हम साथ में आए। तो इसमें भी दिन गुजर गए और तारीख आ गई 6 तारीख, 10 दिन गुजर गए करीब। 6 नवंबर, हाँ, करीब 10 दिन गुजर गए। किसका मैसेज? तो इसलिए ये सारी असमंजस की परिस्थितियाँ थी। वो किसी के थ्रू हमको मैसेज भेजते, लेकिन बात नहीं करते हमारे से। इस बीच एनसीपी से हमको एक खबर आई कि भाई एनसीपी की मानसिकता है कि देश में राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट देनी है, इसलिए हम साथ में आए। तो इसमें भी दिन गुजर गए और तारीख आ गई 6 तारीख, 10 दिन गुजर गए करीब। 6 नवंबर, हाँ, करीब 10 दिन गुजर गए। किसका मैसेज आया था एनसीपी की तरफ से? समझ लीजिए 2 मंत्री थे, यानी पुराने मंत्री थे, यानी उनके, ये मैं कह सकता हूँ कि शीर्षस्थ थे। शीर्षस्थ उनके आपके साथ हैं, अब तो नाम ले ही सकते हैं। इसीलिए क्यों उनको परेशान करें। देखिए, नाम लेकर परेशानी भी होती है, लेकिन जी। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि देखो, ये अगर उद्धव ठाकरे अब ये मन बना चुके हैं और कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, तो अब ठीक है, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने पार्टी आला कमान को? हमारे आला कमान से बात हुई
तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है। तो फिर हमारी शरद पवार जी के साथ बैठक हुई। मैं वापस जानबूझकर आपसे कह रहा हूँ, अजीत पवार से नहीं, शरद पवार जी के साथ बैठक हुई। कहाँ पे हुई है बैठक? दिल्ली में बैठक हुई। आपकी? शरद शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अमित शाह और बाद में मुझे बुलाया गया। ऐसी बैठक हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे और मेरे पर और अजीत दादा पर ये जिम्मेदारी डाली गई, हम बैठ के निगोशिएट करें और निगोशिएट करके सारी चीज़ें फाइनल करें। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा? पालक मंत्री कौन होगा? अभी मैं आपको तारीख बताता हूँ। 11 नवंबर को सुबह मुझे फ़ोन आया पवार साहब का, और पवार साहब ने कहा कि देखो बाकी चीज़ें तो ठीक है, पर मैं अजीत को भेज रहा हूँ, गार्डियन मिनिस्टर के पद भी फाइनल कर दीजिए। जी। तो मैंने कहा ठीक है। हम बैठे, वो भी पद हमने करीब करीब 1-2 पदों पर हमारे अड़चन आई, इतना सब किया। और उसके बाद एक सारा फाइनल होने के बाद एक समय ऐसा आया कि सोनिया जी ने हाँ कह दिया, उद्धव को हाँ कह दिया गठबंधन में लाने की। और फिर पवार साहब ने एक हिसाब लगाया कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री 5 साल का रहा है, पावरफुल मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर उधर अमित शाह है, उनके ऊपर मोदी जी है, तो ये सरकार में मैं जाऊं तो ये सरकार मेरे हाथ से तो नहीं चलने वाली। इस सरकार का फॉर्मूला क्या था? देवेंद्र फडणवीस सीएम, अजित पवार डिप्टी सीएम। डीसीएम। और अगर मैं उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाऊं तो मैं चला पाऊंगा। सारी चीजें होने के बाद एन वक्त पर वो पीछे हट गए। यानी मैं आपको एक और बहुत अंदर की बात बताता हूं जी। उनका कहना था कि हमने कहा कि देखो 9-10 तारीख हो रही है तो सरकार का समय समाप्त हो रहा है, बोले राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये शरद पवार जी ने कहा। हाँ। बोले मेरे को इसका फायदा ये है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मैं 8 दिन घूमूंगा महाराष्ट्र में, और 8 दिन बाद आकर तो ये सरकार में मैं जाऊं तो ये सरकार मेरे हाथ से तो नहीं चलने वाली। इस सरकार का फॉर्मूला क्या था? देवेंद्र फडणवीस सीएम, अजित पवार डिप्टी सीएम। डीसीएम। और अगर मैं उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाऊं तो मैं चला पाऊंगा। सारी चीजें होने के बाद एन वक्त पर वो पीछे हट गए। यानी मैं आपको एक और बहुत अंदर की बात बताता हूं जी। उनका कहना था कि हमने कहा कि देखो 9-10 तारीख हो रही है तो सरकार का समय समाप्त हो रहा है, बोले राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये शरद पवार जी ने कहा। हाँ। बोले मेरे को इसका फायदा ये है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मैं 8 दिन घूमूंगा महाराष्ट्र में, और 8 दिन बाद आकर कहूंगा कि देखो महाराष्ट्र के लोगों का, भले हम अलग अलग लड़े, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और बीजेपी और साथ में आओ, इसलिए हम साथ में आ रहे। मैं भी आपको कहता हूं कि हर एक पार्टी को देना पड़ता है। आप सरकार बनाते हो, सरकार सबने ना कहना है तो ही राष्ट्रपति शासन लगता है। एनसीपी का पत्र तो मैंने ड्राफ्ट किया, पवार साहब ने उसमें क्या ठीक करना है वो बताया, वो ठीक करके हमने वो पत्र दिया एनसीपी का, उनके साइन से या अजीत दादा के साइन से। एन वक्त पर पवार साहब पीछे हट गए, लेकिन अजीत दादा ने उस समय भूमिका ली कि गलत है, हम इस प्रकार से धोखा नहीं दे सकते। ये बात आपको किसने कम्युनिकेट की कि अब शरद पवार बैक ऑफ कर रहे हैं? उन्होंने खुद कम्युनिकेट किया ना। अच्छा। आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं जी, उस मीटिंग में वो जाकर मिले प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा कि देखिए मैंने अमित भाई से सारी बात की थी, हमारा सारा तय भी हुआ था और हम करना भी चाहते थे, लेकिन मेरी पार्टी से अंतर्गत विरोध हो रहा है, मेरी पार्टी के लोग नहीं चाहते, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अभी कुछ समय के लिए मैं इनके साथ सरकार तैयार करता हूं, इवेंचुअली हमको आपके साथ आना है। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, तो आप इस सरकार को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री तो कोई उसके ऊपर वक्तव्य करते, आपको प्रधानमंत्री की आदत मालूम है जी। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हमको इतने पूछा कि आपकी सच में बात हुई थी ना इनसे? हाँ। हमने कहा बिल्कुल हुई थी, और अमित भाई से भी आप पूछ लीजिए। अमित भाई ने भी कहा कि सारी चीज़ें इन्होंने तय की थी। उस समय अजीत दादा ने यह निर्णय किया कि ये नहीं सही है, गलत है, और इस प्रकार से आप मुझे आगे करके सारा करते हो, सबसे बात मुझे करने लगाई आपने, और अब आप पीछे हो रहे हो, तो ये मेरी पॉलिटिक्स में नहीं बैठता, मैं साथ जाऊंगा।
और अजीत दादा ने कहा मैं आऊँगा, और उनके लोग लेकर अजीत दादा हमारे साथ आए, हमने शपथ ली 23 नवंबर 2019। अब तय ये हुआ था जी, चूँकि पार्टी के प्रमुख शरद पवार जी थे और काफ़ी अड़चने उसमें थी, तो हमने ये तय किया था कि ये शपथ हो गई है। नॉर्मली अभी हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कोर्ट में केस थी, तो कोर्ट में हमने कोर्ट को कहा कि देखिए जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से आप हमको अलाउ कीजिए। हमको पता था हमारे पास मेजोरिटी है, हम अध्यक्ष को चुन कर लाएंगे। अध्यक्ष अगर चुन के आएगा तो आगे की चीज़ें बाद में जो है, क्योंकि कई प्रश्न उठने वाले थे, तो प्रश्नों के ऊपर फिर हम जवाब दे बायस नहीं होगा। हाँ, तो इस दृष्टि से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये कुछ नहीं होगा, सीधे हाथ उठाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, खुला मतदान, खुला। तो उससे उन लोगों की मतलब एक प्रकार से सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी। तो हमने उनको कहा आप चले जाइए, और वो वापस चले गए। वापस चले गए और फिर वापस आ भी गए। हाँ, देखिए वो वापस क्यों आए, जिस समय हमारी सरकार ये बनी जी, शिंदे जी के साथ, उस समय हम जब सरकार बना रहे थे जी, उस समय भी उन लोगों के ध्यान में जब आए कि सरकार बन रही, तो उन्होंने हमको कहा कि हमारे साथ सरकार बनाओ। अजित पवार ने, हाँ, मतलब उन लोगों का कहना था। तो हमने कहा कि आप अपने लोगों को पूछ लो, हमारा तो इनके साथ पक्का है। तो उनकी पार्टी में, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, आप कभी अजीत दादा से कंफर्म कर लेना, सारे एमएलएज ने साइन की थी कि बीजेपी के साथ जाना है, सारे, ऑल एनसीपी के ऑल एमएलएज ने। और पवार साहब को बोला था, सबने जाकर मिलकर बताया था, और पवार साहब ने एक प्रकार से उनको हरी झंडी भी दी थी। उसके बाद का जो एपिसोड हुआ है, ये भी आपके 21 जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई तब की बात कर रहे हैं? तब की बात कर रहा हूँ जी। यानी सेकंड राउंड जो हुआ, तो उस समय भी वो लोग हमारे साथ आना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ कि उनके यहाँ ये तय हुआ एनसीपी में, पवार साहब के यहाँ, कि पवार साहब की मौजूदगी में मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये एनसीपी की लीडरशिप ये सुप्रिया ताई और अजीत दादा को दी जाएगी। पवार साहब रिटायरमेंट लेंगे, सुप्रिया ताई नेशनल प्रेसिडेंट बनेगी, अजीत दादा स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे, और वो मिलकर ये तय करेंगे कि हमको बीजेपी के साथ जाना और बीजेपी के साथ आएंगे। उस हिसाब से पवार साहब ने इस्तीफा भी दे दिया और वापस ले लिया। तो एक प्रकार से अजीत दादा के ये बाहर आने का कारण क्या है, ऐसा 4 बार पवार साहब ने किया कि अजीत दादा को सामने किया, खुद पीछे हट गए और अजीत दादा को विलन बनाया। तो अजीत दादा के ध्यान में आया कि किसी को हीरो बनाना है, इसलिए मुझे विलन बनाया जा रहा है। और तब जाकर अजीत दादा को समझ में आया कि अब यहाँ मेरा अस्तित्व नहीं रह सकता, ये मुझे समाप्त कर देंगे, और वो बाहर निकले। बार बार इस बातचीत में देवेंद्र जी अजित पवार का जिक्र आ रहा है। आपके समर्थक, भाजपा के समर्थक पूरे प्रदेश में, और जब मैं पूरा प्रदेश कह रहा हूँ तो विदर्भ के चंद्रपुर और भंडारा गोंदिया से लेके कोंकण के सावंतवाड़ी तक का जिक्र कर रहा हूँ, रत्नागिरी तक का जिक्र कर रहा हूँ। वो कहते हैं भाजपा पूरे प्रदेश की पार्टी, अब विदर्भ की पार्टी नहीं है, वो मराठवाड़ा की, वेस्टर्न महाराष्ट्र की, कोंकण की, खानदेश की भी पार्टी, ये एक एक जिले की पार्टी हैं। अजित पवार बारामती, जो पुणे का एक हिस्सा और आसपास का इलाका, पुणे मान लीजिए, और ये ठाणे और कल्याण, और ये लोग पिगी राइड कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। इस तरह की बातें आप तक भी पहुंच रही होंगी कि भाजपा की पीठ पर सवार होकर ये 2 नेता अपना अस्तित्व बनाने पार्टी, ये एक एक जिले की पार्टी हैं। अजित पवार बारामती, जो पुणे का एक हिस्सा और आसपास का इलाका, पुणे मान लीजिए, और ये ठाणे और कल्याण, और ये लोग पिगी राइड कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। इस तरह की बातें आप तक भी पहुंच रही होंगी कि भाजपा की पीठ पर सवार होकर ये 2 नेता अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी का सिंबल नहीं है, दिक्कत आ रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने अलायंसेस क्यों किए ये तो सबको पता है, और विशेष रूप से शिवसेना को जब हमने साथ में लिया तो शिवसेना या शिंदे जी
इनके साथ एक हमारा इमोशनल अलायंस है। अजीत पवार की एनसीपी के साथ हमारा इमोशनल अलायंस नहीं है, वो हमारा पॉलिटिकल अलायंस है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, बहुत लड़े हैं, लेकिन राजनीति में एक समय आता है कि जब पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, देश में हुए हैं, उस प्रकार से हमने किया। हो सकता है अगले 10 साल में वहाँ भी इमोशनल अलायंस हो, लेकिन जिस नेचुरलिटी के साथ हमारे और शिंदे जी के अलायंस को हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा जी, उतना नेचुरली अजीत पवार जी के अलायंस को नहीं स्वीकारा। बिल्कुल 2-3 महीने मुझे लगे लोगों को ये समझाने में कि हमने ये क्यों किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझे कि जिस समय मोदी जी को या अपनी पार्टी को आइसोलेट करने का प्रयास हो रहा है, ऐसे समय हम लोग अगर आइसोलेशन में चले जाए तो ये राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। ऐसे समय अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है, जो लोग आ सकते हैं उनको साथ में लेना पड़ता है जी, और परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसी हिसाब से हम लोगों ने एनसीपी को अपने साथ लिया है। अब देखिए, ये बात तो सही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां जो है आज चूंकि टूट हुई है, तो कुछ वोटर तो उधर रह गया है, कुछ वोटर इनके साथ आया हुआ है, तो पूरा वोटर का कॉन्फिडेंस लाने के लिए इनको तो समय लगेगा। तो वो समय जो उनको लगने वाला है वो बीजेपी कंपेंसेट करे या डेफिसिट को कंपेंसेट करे, और बीजेपी उनको साथ देकर मौका दे ताकि उनका पूरा वोटर वो ला सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के रिजल्ट के बाद वो अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश कर पाएंगे और अपने वोटर को ला पाएंगे। तब तक अगर वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं तो बीजेपी तो उनका साथ देना ही पड़ेगा। जरा 3 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पे मुझे अलायंस की ज्योमेट्री समझा दीजिए। एक सीट है ठाणे की, एक सीट है नासिक की, और एक सीट है अमरावती की। शुरुआत अमरावती से करते हैं। बच्चू कडू के खुल के बयान, हम यहाँ नवनीत राणा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साझेदार हैं उनकी प्रहार पार्टी। देखिए, ऐसा है कि नवनीत राणा वहाँ से 2 बार लड़ी, एक बार चुनकर आई, एक बार कम वोटों से हारी थी जी। अभी वो सीट जो है वो उद्धव जी के ज़माने में शिवसेना लड़ती थी। पहले हमारी सीट थी, बाद में शिवसेना कई सालों से उसको लड़ रही थी। आनंद राव अडसुल। हाँ, अभी नवनीत राणा जी ने बीजेपी में प्रवेश किया। वो सीट जो है वो उद्धव जी के ज़माने में शिवसेना लड़ती थी। पहले हमारी सीट थी, बाद में शिवसेना कई सालों से उसको लड़ रही थी। आनंद राव अडसुल। हाँ, अभी नवनीत राणा जी ने बीजेपी में प्रवेश किया, तो नेचुरल फार्मूला हमारा है कि जो सिटिंग कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी को वो सीट मिलेगी, तो वो सीट हमको मिली। अब जहाँ तक बच्चू कडू का सवाल है, तो बच्चू कडू जी का और जो रवि राणा है, हमारे नवनीत राणा जी के पति और जो विधायक है, सीनियर विधायक है, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा तनातनी है, लोकल पॉलिटिक्स है। आपने दोस्ती कराने की कोशिश नहीं की? अच्छा, दोनों इंडिपेंडेंट है या दोनों अपनी छोटी छोटी पार्टियां लेकर चलते हैं, बड़ा कठिन होता है ऐसे समय दोस्ती कराना, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है उनकी। इनको लगता है कि जिला मेरा है, इनको लगता है मेरा वजूद है, तो उनकी लड़ाई है। हमने थोड़ा प्रयास किया कि नवनीत राणा को जब हम दे तो बच्चू कडू हमको मदद करे, लेकिन उन्होंने एक सार्वजनिक भूमिका ले ली कि नहीं करेंगे। उन्होंने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया और उन्होंने उस उम्मीदवार के पीछे वो और एक और एमएलए उनकी पार्टी के हैं जी, वो दोनों एमएलए, वो और दूसरे एमएलए, वो उनके उम्मीदवार के पीछे रहे। ठीक है, अब जो उनका फैसला है वो तो एक अलग पार्टी है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। जहाँ तक थाना का सवाल है, थाना ओरिजिनली बीजेपी की सीट थी जी। 5 बार बीजेपी जीती। उसके बाद फिर वो सीट आनंद दिघे जी के समय हमने शिवसेना को 7 बार उस पर शिवसेना भी जीती। अभी ये सीट ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा हिंदुत्ववादी सीट है और यहाँ पर 3 कॉरपोरेशन आती है, बहुत बड़ी सीट है। मतलब देश की ज़्यादा जनसंख्या वाली सीटों में या ज़्यादा वोटर संख्या वाली सीटों में की एक सीट है। इसमें नई मुंबई की पूरी कॉरपोरेशन आती है, जहाँ 2/3 मेजोरिटी हमारी है। इसमें मीरा भाईंदर की पूरी कॉरपोरेशन आती है, हमारी है। और इसमें थाना की कॉरपोरेशन आती है, जहाँ शिंदे जी की मेजोरिटी है और सेकंड नंबर पे करीब करीब हम लोग हैं जी। यहाँ 6 विधायक है, 6 में से 4 विधायक बीजेपी के हैं, 2 विधायक, एक शिंदे जी स्वयं है और एक उनके विधायक है प्रताप सरनाइक। तो कुल मिलाकर हमारी सीट है। हम लोगों को ये लगता था कि पुरानी रामभाऊ माळगी, रामभाऊ कापसे की सीटें हमको वापस मिलनी चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया,
लेकिन शिंदे जी ने एक लॉजिक रखा कि देखिए मैं खुद वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ का एमएलए हूँ, 7 बार से सीट हमारे पास है, और जिनको मैं गुरु कहता हूँ वो आनंद दिघे जी ने ये सीट शिवसेना को मांग कर ली थी, और जब उनका अनुयायी मुख्यमंत्री है, ऐसे समय अगर मैं सीट छोड़ दूंगा तो मैं मेरे लोगों को क्या फेस करूंगा, उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। और उनकी इस बात को हम लोगों ने गंभीरता से लिया, उनकी अड़चन को समझा, हमने वो सीट उनको दे दी। पर आपके आशीर्वाद से वहां संजीव नाइक तैयारी कर रहे थे। नहीं, तैयारी तो पूरी थी। देखिए वो सीट ऐसी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, संजीव नाइक जी लड़े या बीजेपी का कोई भी लड़े तब वो सीट चुनकर आती थी, और अभी भी शिवसेना की सीट अच्छे से चुनकर आएगी, कोई दो राय नहीं है। नासिक का जहां तक सवाल है, नासिक भी शिवसेना की सीट थी जी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस को लगता था कि हमको ये सीट लड़ानी है और विशेष रूप से भुजबल जी को लड़ाना चाहिए, और हम लोगों को भी लगता था कि भुजबल जी को लड़ाने का एक अपना फायदा है, भुजबल जी एक दबंग नेता है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप लीजिए। लेकिन उस पर भी शिंदे जी का ये मानना था कि मेरी सिटिंग सीट आप मत मांगो, वो मेरी सिटिंग सीट है। तो भाई मैं जो मेरे साथ आए, क्योंकि वहाँ का जो सांसद था वो सांसद शिंदे जी के साथ आया था, हेमंत गोडसे। हाँ गोडसे। तो शिंदे जी ने कहा कि भाई ये सांसद मेरे साथ आया है, और ऐसे ही मैं अगर मेरे सांसदों के सीटें किसी और को देना चालू कर दूँ तो मेरे ऊपर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर में तीनों ने मिलकर फैसला किया, एनसीपी ने उसको मान्य किया और वो सीट उन्होंने उनको दी। ये फॉर्मूले यहाँ तय हो रहे थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बैठ के कर रहे थे, या हर बार फाइनल पंचायत के लिए दिल्ली जा रही थी बात? 99% फार्मूले यही तय हुए, एक हाथ दूसरी जगह बहुत ही हम अटके तो फिर दिल्ली की भी मदद ली हमने। आप बार बार सिटिंग सांसदों की बात कर रहे हैं, जिस मुंबई में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूनम महाजन का टिकट कट गया, गोपाल शेट्टी का आपको तो उनको मनाने भी जाना पड़ा जब पीयूष गोयल का टिकट अनाउंस किया गया। देखिए क्या है कि एक तो गोपाल शेट्टी को मनाने की जगह मैं एक हमारे सीनियर एमपी है इसलिए उनको मिलने गया। गोपाल शेट्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा या मैं नाराज हूँ। इन दोनों के टिकट क्यों कटे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गोपाल शेट्टी का टिकट इसलिए कटा कि इस बार आपको पता है कि देश में फैसला हुआ कि जो राज्यसभा के सांसद है वो अपने अपने शहरों में कोई ना कोई सीट लड़े। एक आधा ही अपवाद हुआ, बाकी सब लोगों ने तो पीयूष जी को लड़वाना था, तो पीयूष जी को कहाँ से लड़ा सकते हैं, तो नॉर्थ मुंबई से लड़ाना चाहिए, ऐसा मुंबई का कहना था। मुंबई की जो टीम थी उन्होंने बैठकर ये फैसला किया कि पीयूष जी नॉर्थ मुंबई से लड़े। तो जब पीयूष जी नॉर्थ मुंबई से लड़ेंगे तो गोपाल शेट्टी जी को तो हमको कहना, देखिए गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोग आज भी उनको मानते हैं। तो हमने गोपाल शेट्टी जी से बात कही, मैंने भी उनको कहा कि गोपाल जी ऐसा ऐसा प्रश्न है। गोपाल जी ने एक शब्दों में कहा कि अगर पार्टी का फैसला है तो मुझे मंजूर है। तो पीयूष जी को कहाँ से लड़ा सकते हैं, तो नॉर्थ मुंबई से लड़ाना चाहिए, ऐसा मुंबई का कहना था। मुंबई की जो टीम थी उन्होंने बैठकर ये फैसला किया कि पीयूष जी नॉर्थ मुंबई से लड़े। तो जब पीयूष जी नॉर्थ मुंबई से लड़ेंगे तो गोपाल शेट्टी जी को तो हमको कहना, देखिए गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोग आज भी उनको मानते हैं। तो हमने गोपाल शेट्टी जी से बात कही, मैंने भी उनको कहा कि गोपाल जी ऐसा ऐसा प्रश्न है। गोपाल जी ने एक शब्दों में कहा कि अगर पार्टी का फैसला है तो मुझे मंजूर है। और मैं इसीलिए उनको मिलने गया, मैंने कहा कि ऐसे जो कार्यकर्ता होते हैं इनको हमने ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, मैं उनको मिलने गया। दूसरी जो 2 सीटों का सवाल है, पूनम का होगा या मनोज कोटक जी का होगा जी, तो एक्चुअली अभी पार्टी में कई राज्यों में आपने देखा होगा जो सांसद है वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक है वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बात आई कि भाई हम लोगों को महाराष्ट्र में भी कुछ सांसदों को, क्योंकि तुरंत चुनाव है हमारा जी, तो कुछ सांसदों को हम लोगों ने अभी स्टेट में भेजना चाहिए। और इसके चलते ये फैसला यहाँ पर हुआ है, टिकट किसी का कटा नहीं है। पूनम महाजन को पार्टी विधानसभा लड़ा सकती है। देखिए मैं आपको इतना ही कहता हूँ, ये मेरे हाथ में तो नहीं है जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको खाली तो नहीं रखने वाली है। आप सरकार की बात कर रहे हैं और आपके हाथ की बात, मेरे सामने 30 जून 2023 का देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है, जुलाई 2023 में शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा।
कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या वजह है सर? देखिए क्या हुआ, आपकी बात सही है और मैं ये बात कबूल भी करता हूँ कि ये ज़्यादा डिले हो गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि बीच में हमारे अजित पवार जी की एंट्री हुई, उस एंट्री के बाद बहुत रीअलाइनमेंट्स हमको करने पड़े, तो उसके चलते वो थोड़ा टल गया और फिर टलते टलते 6 महीने पर लोकसभा दिखने लग गई, तो उसके कारण वो वापस टल गया। लेकिन मैं लल्लन टॉप पर आपके माध्यम से महाराष्ट्र वासियों को बताना चाहता हूं कि लोकसभा के तुरंत बाद शिंदे जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खैर इसका फैसला तो शिंदे जी करेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, पर मेरी जहाँ तक जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि ये विस्तार होगा। तो 14 मंत्रियों की जो पोस्ट खाली है, विधायक लोग अपना सीवी नए सिरे से रिफ्रेश करना शुरू कर दें। हम लोग मजाक में कहते हैं कि नए सिरे से जैकेट सिलाओ। नए सिरे से जैकेट सिलाओ। अच्छा एक बात बताइए देवेंद्र जी, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपका, आपके पिताजी गंगाधर राव जी का वो टेंशन नहीं है कि मेरी पार्टी बदली या विचारधारा बदली, पर ये जो नए नए दोस्त हैं आपके, जैसे अजित पवार, आपकी वो क्लिप चलती है अजित दादा चक्की पीसिंग, अब तो कहाँ दे धड़ाधड़ क्लीन चिट मिल रही है अजित दादा को। नहीं देखिए, आज नहीं मिली है, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। ये जो सिंचाई घोटाले के सारे आरोप मैंने लगाए थे जी, 2010-11 में लगाए थे। एक विधायक था मैं और उस समय मैंने लगाए थे, और मेरे आरोप जब उसकी जांच हुई तो कई आरोप सही पाए गए। सिंचाई घोटाला हुआ था महाराष्ट्र में। कई दर्जनों सीनियर इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर के स्तर के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर के, ये सारे दोषी पाए गए। कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ, कुछ नौकरी से हटाए गए, कुछ लोगों को चार्जशीट हुआ और कुछ लोग कन्विक्ट भी हुए, एक्चुअल कन्विक्शन भी हुआ इस मामले में। लेकिन ये सारी, और इसका फायदा क्या हुआ, तो उसके बाद वो जिस प्रकार से करप्शन करते थे, एस्टीमेट का घोटाला करते थे, टेंडर का घोटाला करते थे, मंत्री की जानकारी के बगैर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, अभी हमने तो मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। या फिर जिस प्रकार से पोस्ट टेंडर अपडेशन करते थे और जो हाई टेंडर उसको लो दिखाते थे, ये सारी चीज़ें बदली, इस पर नए कानून बने, नए रूल्स बने, तो ये सारी चीज़ें बदली, सुधार भी हुआ। उस समय हमने कहा था कि ये सब अजित दादा मंत्री है और इनके आशीर्वाद से हो रहा है, ये हमने कहा था जी। उसकी जब जांच हुई तो जांच में जितनी चार्जशीट हुई, एक चार्जशीट में एजेंसीज ने कहा था कि अभी तक हमको अजित पवार या सुनील तटकरे का रोल मिला नहीं है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं और अगर रोल मिलेगा तो हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट रखेंगे। और ये कब रखी थी? 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, 8-9 साल पहले। तो अभी तक सारी चार्जशीट्स हुई है और किसी भी चार्जशीट में इनका रोल ये डिफाइन नहीं किया गया है, या ये नहीं कहा गया है कि इनके कारण हुआ या इनकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहीं पर भी चार्जशीट में नहीं कहा गया है। तो जो मैंने कहा था वो सच था, लेकिन अब उसमें इनकी लिप्तता तो मैं नहीं बता सकता, ये तो एजेंसीज को करना है। और उस समय सारी जांच तो उन्हीं की सरकार ने की थी, जांच जो शुरू हुई थी उनकी सरकार में हुई थी जांच की शुरुआत। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि देखिए, अल्टीमेटली घोटाला मैंने बाहर लाया, उससे स्टेट का फायदा भी हुआ, ये प्रमुखतः मैंने इन पर आरोप लगाया था। अभी तक एजेंसियां इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। पर राजनीतिक जवाबदेही भी तो कोई चीज़ है। हाँ, होती है। 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार चली, महाराष्ट्र में जो कुछ अच्छा हुआ, सरकार का फैसला, अधिकारियों का उसको तामील करना, कहा गया कि ये चार्जशीट में एजेंसीज ने कहा था कि अभी तक हमको अजित पवार या सुनील तटकरे का रोल मिला नहीं है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं और अगर रोल मिलेगा तो हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट रखेंगे। और ये कब रखी थी? 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, 8-9 साल पहले। तो अभी तक
सारी चार्जशीट्स हुई है और किसी भी चार्जशीट में इनका रोल ये डिफाइन नहीं किया गया है, या ये नहीं कहा गया है कि इनके कारण हुआ या इनकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहीं पर भी चार्जशीट में नहीं कहा गया है। तो जो मैंने कहा था वो सच था, लेकिन अब उसमें इनकी लिप्तता तो मैं नहीं बता सकता, ये तो एजेंसीज को करना है। और उस समय सारी जांच तो उन्हीं की सरकार ने की थी, जांच जो शुरू हुई थी उनकी सरकार में हुई थी जांच की शुरुआत। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि देखिए, अल्टीमेटली घोटाला मैंने बाहर लाया, उससे स्टेट का फायदा भी हुआ, ये प्रमुखतः मैंने इन पर आरोप लगाया था। अभी तक एजेंसियां इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। पर राजनीतिक जवाबदेही भी तो कोई चीज़ है। हाँ, होती है। 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार चली, महाराष्ट्र में जो कुछ अच्छा हुआ, सरकार का फैसला, अधिकारियों का उसको तामील करना, कहा गया कि ये बढ़िया फैसला है देवेंद्र सरकार का। गलत हुआ तो आप पे इल्जाम लगा। तो जवाबदेही तो उस राजनीतिक व्यक्तित्व की है ना। नहीं, वो तो होनी चाहिए और वो है भी। यानी मैंने तो इससे पहले स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका लीगल इम्प्लीकेशन या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है मुझे मालूम नहीं, पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, ऑलवेज रहेगी। ऐसी एक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। 24 सितंबर 2023 बैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री बीड में, पराली में छापा पड़ता है जीएसटी का, और नए सिरे से बात होती है कि पंकजा मुंडे के बगावती तेवरों को शांत कर दिया गया है। जिस दिन से हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के सत्ता के शिखर पर आने के बाद से अतिरिक्त नज़र रख रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंकजा ताई और देवेंद्र भाऊ के बीच। क्या है ये दावत? लगातार बयानबाजियां, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। भाजपा के सत्ता के शिखर पर आने के बाद से अतिरिक्त नज़र रख रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंकजा ताई और देवेंद्र भाऊ के बीच। क्या है ये दावत? लगातार बयानबाजियां, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। अच्छा, पिछले 10 सालों में मेरा एक बयान आपने देखा है? एक, चलो मेरा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कि 10 वर्षों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंकजा ताई के खिलाफ मेरा बयान आप दिखाइए। कभी नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मेरे मुंडे जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे और एक इमोशनल भी मेरा बॉन्डिंग उनके साथ हमेशा रहा। और जहाँ तक पंकजा ताई का सवाल है, वो जिस समय मुंडे जी गुजरे, हमारे बीच नहीं रहे, जून 2014 जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने पंकजा ताई को सीधे कोर कमेटी में लिया, मैंने पंकजा ताई की यात्रा निकाली, मैं हमेशा पंकजा ताई के पीछे खड़ा रहा। और आप अगर पंकजा ताई को भी पूछेंगे तो वो भी इस बात को कहेंगे कि हमारे बीच कोई अदावत नहीं है, कोई इलविल नहीं है। आज भी हम समझ लीजिए कि हफ्ते में 1 बार 2 बार बात करते हैं। आपने जितनी प्रामाणिकता से देवेंद्र जी ये कहा कि मेरा एक बयान दिखाइए, पंकजा जी के कितने बयान हैं? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, शिव शक्ति यात्रा क्यों निकाल रही थी वो? मैं एक बात बोलता हूँ कि उनके जो बयान है, वो बयानों का कभी इंटरप्रिटेशन सही होता है, कभी इंटरप्रिटेशन गलत भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी को ब्रांड कर देते हो ना, तो फिर वो कोई भी बात कहे तो उसके 10 इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। खैर, उनके बारे में तो वो बता पाएगी, पर मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि पंकजा ताई के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है।